तो साथियों आइए इस बारे में स्वागत करते हैं। सबसे बड़ा डिमांड स्टूडेंट का था इकोनॉमी का पेपर ट्रेंड एनालिसिस और उसके स्ट्रैटेजी के बारे में। तो क्योंकि आपको 69 बीपीएससी से आपने देखा होगा कि ट्रेंड एनालिसिस बिल्कुल चेंज हो चुका है और इकोनॉमी जो पहले आपको रट्टा वाले सवाल पूछे जाते थे कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कितना है, आपका फिजिकल डेफिसिट कितना है, राजकोषीय घाटा कितना है, करेंट प्राइस पे बिहार का ग्रोथ रेट कितना है, उसके बाद से फिक्स प्राइस पे ग्रोथ रेट कितना है, ये धीरे धीरे या फिर बिहार की जीडीपी वर्तमान में कितना है, ये सब जो चीज़ें हैं ना धीरे धीरे बदलती जा रही हैं और इस ट्रेंड को चेंज करके 69 में चेंज किया गया है और तब से बच्चे परेशान हैं। अभी किसी से पूछिएगा तो सबसे ज़्यादा किसी सब्जेक्ट से परेशान है बच्चे तो आपको इकोनॉमी से परेशान है, क्योंकि इकोनॉमिक्स से आपको अच्छे खासे लगभग कुल मिला दिया जाए करंट और नॉर्मल का तो लगभग 18 से 20 क्वेश्चन 69 बीपीएससी में पूछे गए हैं। पहले का ट्रेंड देखा जाए तो आपके 7-8 प्रश्न पूछे जाते थे, वो भी आपके इकोनॉमिक सर्वे और स्पेशली बिहार के इकोनॉमिक सर्वे बजट से पूछे जाते थे। वो भी बजट से कम इकोनॉमिक सर्वे से सबसे ज़्यादा पूछे जाते थे। 67 को भी थोड़ा सा, 68 को भी, लेकिन हमारा मेन फोकस आज जो होगा 69 पे होगा और 69 के प्रश्नों को करके दिखाएंगे, क्योंकि इसमें आपको एलिमिनेशन मेथड सबसे ज़्यादा काम करेगा। आपका कॉमन सेंस जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं या फिर जो चर्चा में टीवी पे कोई चीज़ें चलती है, वहीं से डायरेक्ट सवाल आपको पूछा गया है। ठीक है, तो सारा हम लोग देखेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को, क्योंकि मुझे पता है किसी भी सब्जेक्ट का अगर प्लानिंग करना है तो सबसे पहले उसका जब ट्रेंड चेंज हुआ है उस ट्रेंड को और पीछे वाले ट्रेंड को देखना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग को इसके स्ट्रेटजी के बारे में बात कर सकते हैं। तो ये वीडियोस लंबी हो जाती, इसलिए मैं सबसे पहले इसके ट्रेंड एनालिसिस पे ही बात करेंगे और उसका नेक्स्ट एक वीडियो तुरंत आपको कल मैं लाऊंगा, जिसमें बताऊंगा कि कैसे आपको इसकी बुक लिस्ट क्या हो, क्या एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत है, कैसे हम इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, इससे आप लोग सीखिएगा कैसे होता है। तो मैं अगर 67, 68 या फिर इससे पहले का जो भी पेपर होता है 66 का या 64 का, 65 का, जितने पहले के पेपर होते हैं उसमें इकोनॉमी की जो स्ट्रेटजी देखा जाए तो नॉर्मल यही बच्चों को पढ़ना पड़ता है। इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट। ठीक है, बजट और इंडिया और बिहार का पढ़ते थे। उसमें भी बिहार का स्पेशली पढ़ने पड़ते थे। बिहार में स्पेशल फोकस बिहार पे था और बिहार पे स्पेशल फोकस बजट पे कम, इकोनॉमिक सर्वे पे ज़्यादा था। बजट में नॉर्मल पूछ दिया था कि कितनी बजट इस बार आवंटन किया गया है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे से खूब सवाल पूछे जाते। जैसे टॉपिक डिफाइन कर लिया जाए अगर, तो इससे पूछे जाते थे सबसे पहले आपका कि ग्रोथ रेट पूछा जाता है। ये तो मतलब हम लोग फिक्स कर लिए थे पहले कि ग्रोथ रेट हर साल पूछेगा। जैसे इस पर 15.5% है करेंट प्राइस पे, तो ग्रोथ रेट दो तरीके से पूछा जाता था। एक आपका फिक्स प्राइस पे होता है और एक होता है करेंट प्राइस पे। हम लोग दोनों इसको रट के चले जाते थे या फिर सारे स्टूडेंट का यही स्थिति था। अगर आगे देखा जाए तो अगला एक पूछा जाता था कि जो हमारा एनर्जी सेक्टर है उसमें आपका जो कितना आपका खपत है, बिजली पर व्यक्ति कितना खपत है। तो इस बार का देखा जाए 329 है आपका किलो वाट आवर। ये पहला, ये 29 हो चुका है। ठीक है, फिक्स था ये सवाल। या फिर इससे पूछा जाता राजकोषीय घाटा कितना है इकोनॉमिक सर्वे में, या फिर राजकोषीय घाटा जीडीपी का या जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है। ये सवाल एकदम फिक्स रहते थे। ठीक है, तो आपको मैं एक सजेशन देना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि इन प्रश्नों को आप इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ सीटों की संख्या ज़्यादा है। और जब चेयरमैन से पूछा गया कि क्या सर यूपीएससी पैटर्न होगा, तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं कि उसी यूपीएससी पैटर्न होगा, थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है, आप प्लीज़ कह रहा हूँ, इकोनॉमिक सर्वे बजट के जो नॉर्मल क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे फैक्चुअल, उसको इस बार ध्यान रख के आपको जाने पड़ेंगे, क्योंकि सीटों की संख्या ज़्यादा है। और क्वेश्चन का पेपर, मैं आपको क्वेश्चन पेपर कह रहा हूँ कि 100% दावा कर रहा हूँ कि 69 बीपीएससी के जैसा पेपर आपको नहीं होने वाला है। इस चीज़ को लिख के रख लीजिए। तो फैक्चुअल चीज़ें तो आपको ध्यान रखनी ही पड़ेगी जो पहले पूछे जाते थे लगातार, जैसे आपके ग्रोथ रेट कितना हो गया, फिजिकल डेफिसिट कितना हो गया, राजकोषीय घाटा जिसको कहते हैं कितना इसका अनुमानित किया गया है। तो ऐसे प्रश्न, या फिर आपकी पर व्यक्ति क्या है, पर पर्सन क्या है, आपका एनर्जी, आपका कंजम्पशन कितना है, क्या इसका अनुमान रखा गया है, कितना बिहार का वर्तमान में बजट है। इंडिया को भी इंक्लूड कर लीजिएगा कि इंडिया का टोटल बजट कितना है, किस क्षेत्र को सबसे ज़्यादा बजट में आवंटन सबसे ज़्यादा हुआ है, किस सेक्टर में, या फिर किस सेक्टर से सबसे ज़्यादा आपकी क्या होते हैं, आपके रेवेन्यू जनरेट होते हैं। इस तरह से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये रहा 67। तो पहले क्या करना है, 66, 67, 68 जो पुराना ट्रेंड था, जो एकदम फिक्स घिसा पिटा प्रश्न पूछे जाते थे, उन पे पकड़ तो आपको बनाना ही है। आगे हम लोग देखेंगे कि अगर हम
किसी टॉपिक्स को करते हैं तो कौन कौन से 69 बीपीएससी को देखने पर कौन कौन से टॉपिक्स आपके नए निकल के आते हैं जहाँ से आपके सवाल पूछे जाते हैं। तो इसमें अगर हमने टोटल इंक्लूड किया, लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा, तो इसमें स्कीम से सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगा कि स्कीम से कैसे सवाल पूछे गए हैं, कैसे मैं वहाँ पे बताऊंगा, और किस स्कीम से सवाल फिर से पूछे जाने की फिर से संभावना है, इसको मैं आपको डिनोट कर दूंगा। ठीक है, तो स्कीम से इस बार सवाल पूछा गया है जो पॉपुलर स्कीम्स है। उसके बाद से टैक्सेशन जो सिस्टम है उससे सवाल पूछा गया कि टैक्स जो होता है कितना कहाँ पे जाता है, कितना होता है। या फिर एक आपको शिशु मृत्यु दर जिसको कहते हैं मोर्टिलिटी रेट हो गया, मातृत्व मृत्यु दर या शिशु मृत्यु दर हो गया, उससे सवाल उस तरह के आपको कंपेयर करके सवाल पूछा गया है 1950 को लेके। या फिर किसी कंट्री के साथ भारत का ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, जैसे एफटीए होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये बड़ा चर्चा में रहता है। मेंस में बीपीएससी यहाँ से सवाल पूछता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो होता है किस देश के साथ भारत का, किस किस देश के साथ है, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। आरबीआई से सवाल पूछा जा रहा है कि आरबीआई जो है कि इसमें इसकी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, एफडीआई जो होती है, उसमें किस किस को शामिल किया जाता है। थोड़ा सा इसमें कॉमन सेंस आपको अप्लाई करना पड़ेगा। या फिर इससे सवाल पूछा जा रहा है कि जो सबसे महंगी इसमें मुद्रा कौन सी है, ठीक है, इसमें कौन सी करेंसी जो है सबसे वैल्यूएबल है, ऐसे सवाल पूछा गया था। और इसी तरह का सवाल आपको दरोगा में भी पूछा गया था। तो ये कॉमन सेंस की चीज़ें हैं, और इसमें ऐसा नहीं है कि लगभग 15-20 सवाल पूछे गए हैं, 18 से 20 सवाल पूछे गए हैं, तो सारे सवाल आप बना ही लीजिएगा। इकोनॉमी के विद्वान को भी बैठा दीजिएगा तो सारे सवाल नहीं बनेंगे, और आपको विद्वान बनना नहीं है। आपको क्या करना है, आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी लगाना है अपना। और पहले क्या था, निगेटिव मार्किंग नहीं था, लेकिन अब निगेटिव मार्किंग है। और आपको पता है इकोनॉमिक्स में निगेटिव मार्किंग में क्या होता है, फैक्चुअल क्वेश्चंस में थोड़ा भी पॉइंट इधर उधर हुआ तो प्रश्न गलती होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। तो इसीलिए सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक तो अपना फैक्ट यूज़ करिएगा, उसके बाद से कॉमन सेंस लगा के एलिमिनेशन मेथड लगाइएगा। इससे अगर बन जा रहा है प्रश्न तो ठीक है ना, तो क्वेश्चन के स्किप करके निकल जाइएगा, क्योंकि बड़ी घातक हो सकता है। चलिए हम क्वेश्चंस को कुछ देखते हैं, उसके बाद हम लोग सारे जिक्र करेंगे, और मैं क्वेश्चन में बताऊंगा कि किस किस तरह के सवाल और पूछे जा सकते हैं आपसे। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे कि भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, ईसीटीए कहते हैं, के साथ हस्ताक्षर किया है। तो ये प्रश्न एक पूछा गया आपको। तो इसको इंग्लिश में थोड़ा सा देख लेते हैं, इंग्लिश ज़्यादा आसान होगा आपके लिए। थोड़ा सा इंग्लिश आपको मैं दिखा दूं कि इंडिया साइंड द इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको ईसीटीए कहा जाता है, विथ विच कंट्री। तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन हुआ था। और ये बार बार बीपीएससी जो है मेंस पे भी सवाल पूछता है, तो आपको किस किस टॉपिक पे फोकस करना है, एफटीए पे फोकस करना है, ये कैसे है, ये सारा चर्चित मुद्दा है कि भारत जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसी के साथ साइन करता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है, 13 क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। इसमें निर्यात आयात जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की जो क्या होती है बाउंड्रीज होता है उसको खत्म किया जाता है, और आयात निर्यात की सुविधा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को थोड़ा सा सुगम और लचीला बनाया जाता है, फ्लेक्सिबल बनाया जाता है, ताकि दो देशों के बीच में आयात निर्यात अच्छा से हो सके। तो मैं आपको जब मैं करवाऊंगा इसको इकोनॉमिक को, तो मैं क्या करूंगा, इसमें सारा किस किस देश के साथ एफटीए भारत का हुआ, या फिर ईसीटीए किसके साथ हुआ है, कब हुआ है, आपको ईयर भी याद रखना है। ऐसे सवाल आपके पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको इस चीज़ पे ध्यान रखना है, इस तरह के टॉपिक्स आपको पढ़ के जाना है। एग्रीमेंट, ठीक है, तो ये क्या हो गया, आप कह सकते हैं किसी देश के साथ एग्रीमेंट कोई हो रहा है, ये नहीं कि कोई शांति समझौता। एग्रीमेंट मतलब व्यापार से संबंधित ये समझौता हो सकता है। एक प्रश्न पूछा गया था आपको यहाँ पर कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग करेंसीज इज़ द कॉस्टलीस्ट, ठीक है। तो अब कह रहे हैं कि इसमें से कौन सी मुद्रा जो है, हिंदी भी आप समझ सकते हैं, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, इसमें से कौन सी मुद्रा जो है सबसे महंगी है। तो कहीं कहीं मैं इंग्लिश हिंदी दोनों लेके चलूँगा, कहीं लगेगा केवल इंग्लिश से काम चल जाएगा, तो आप उतना मैनेज करिएगा। देखिए, तो ये निम्न में से कहा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग, तो दिया गया है। तो इसमें यूरो देखा जाए तो यूरो का लगभग रेट जो इंडियन रुपीज़ से है 90 का है, कि 1 यूरो बराबर 19 रुपीज़ होता है। पाउंड स्टर्लिंग की बात किया जाए तो पाउंड स्टर्लिंग अभी 108 के करीब में चल रहा है। यूएस डॉलर की बात किया जाए तो आप यूट्यूब चलाते हैं, नहीं चलाते हैं, आपको आइडिया होगा ही, लगभग 70-80 के बीच में चलता है। तो लगभग 83.40 के करीब में डॉलर का रेट चल रहा है अभी, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये कॉमन सेंस है। ये आप नॉर्मल ये चर्चा में देखते होंगे कि कौन सा रुपया जो है नीचे चला गया डॉलर से, तो उस समय हम लोग थोड़ा सा आप इसका आइडिया लेके चलते होंगे कि पाउंड स्टर्लिंग जो है थोड़ा सा महंगा है। इसी कुवैती दिनार को देखा जाए तो 100-240 के करीब में हो जाता है, तो ये सबसे महंगा है। तो हो सकता है अगला एग्जाम में इस तरह के सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो हो सकता है ऐसे ये कॉमन सेंस वाले सवाल हैं जो नॉर्मल चर्चा में देखे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी तरह के प्रश्न देख के आप लोग डर जाते हैं। अगला प्रश्न आपको दे रखा है कि द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जिसको एफईआर कहते हैं, ऑफ आरबीआई इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग।
तो आरबीआई से रिलेटेड सवाल पूछा जा रहा है, तो आरबीआई को अच्छा से हमको पढ़ना पड़ेगा। कैसे, मैं इसको सारा चीज़ आपको एक ना अलग वीडियो में बना दूंगा कैसे कैसे आपको करना है। तो इसमें इस तरह के प्रश्न में आपको सॉल्व करते समय आपको देखना पड़ेगा। इसका ऑप्शन देख लिए, फॉरेन करेंसी एसेट्स हो गया, परिसंपत्तियाँ विदेशी हो गया, गोल्ड सोना हो गया, स्पेशल ड्राइंग राइट्स हो गया, एसडीआर जिसको कहते हैं, रिजर्व ट्रेंड पोजीशंस हो गया। चलिए हिंदी में भी आपको दिखा देना है, तो हिंदी वाले बच्चे कंप्लेन करने लगते हैं सर कि इंग्लिश में केवल आप लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो हिंदी में इस क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार। हिंदी में कह रहा है कि आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार निम्नलिखित में से कौन से शामिल, जो फॉरेन जो आपके भंडार होते हैं मुद्रा का आरबीआई को, उसमें क्या क्या शामिल किया जाता है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ जिसको कह सकते हैं, ये विदेशी मुद्रा एसेट्स जो होते हैं, फॉरेन एसेट्स को भी शामिल किया जाता है, सोना गोल्ड भी शामिल किया जाता है इसमें। विशेष आहरण जिसको एसडीआर आपने नाम सुना होगा, इसको भी शामिल किया जाता है, क्योंकि मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, बस अभी क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। आरक्षित किस्त जो हो गया उसको भी शामिल किया जाता है। तो ऐसे प्रश्नों को कभी भी ना उपयुक्त में से सभी लेना ज़्यादा सही होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऐसे प्रश्नों को सबसे ज़्यादा चांसेस रहता है कि ऑल ऑफ द अबव लीजिएगा तो ज़्यादा सही होने के चांसेस होते हैं। तो 111 का आंसर क्या था, आपको डी था। तो आपको किसका पढ़ना है, आरबीआई के बारे में, आरबीआई के बारे में आपको अच्छा से पढ़ना पड़ेगा कि आरबीआई कुछ के बेसिक जो टर्म्स हैं आपको, या फिर इसको रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, फिर आपका क्या होता है, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, तो ऐसे डिफ्लेशन क्या होता है, इस सब चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन किस पे निर्भर करता है। ये सवाल सारे पूछे गए आपके एग्जाम में। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रूल्स ऑफ ओरिजिन। रूल्स ऑफ ओरिजिन होता है कि किसी प्रोडक्ट की उत्पत्ति बेसिकली हुई कहाँ से, इसके बारे में रूल्स ऑफ ओरिजिन इसके कहा जाता है। अब ऐसे सवाल को भी देखिएगा, तो रूल्स ऑफ ओरिजिन आर क्राइटेरिया नीडेड टू डिटरमाइन द नेशनल सोर्स ऑफ द प्रोडक्ट, कि कहीं सोर्स किस राष्ट्र से उत्पन्न होता है ये बताता है, ये सही है। रूल्स ऑफ ओरिजिन हेल्प्स द कस्टम एजेंसीज टू नो व्हाट रेगुलेशंस एंड द फीस अप्लाई टू ए गिवन प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट था। दिस आर द यूज द पर्पस ऑफ द ट्रेड स्टैटिक्स, मतलब ये जो आपके ट्रेड स्टैटिक्स होते हैं कि लेखा जोखा व्यापार का कि कहाँ आया कहाँ गया, इसके इसमें भी क्या करता है, सहायता करता है। देयर इंपॉर्टेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम द फैक्ट्स एंड द ड्यूटीज एंड द रिस्ट्रिक्शंस इन द सर्वल केसेस डिपेंड्स अपॉन द सोर्सेज ऑफ इम्पोर्ट्स। ठीक है, तो इस पे भी डिपेंड करता है। आपको हिंदी में एक बार क्वेश्चन को दिखा दूँ, ज़्यादा आप सहज फील करेंगे जो हिंदी वाले हैं। ठीक है, लेकिन हिंदी वाले को भी इंग्लिश थोड़ा सा इसमें आपको यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि परेशान हो जाइएगा। करें, उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है, इस पर विचार करना। उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड है, बिल्कुल सही है। उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसियों को यह जानने में मदद करते हैं कि किसी दिए गए उत्पाद पर कौन से नियम और कौन से शुल्क लागू होते हैं, बिल्कुल सही है। अगला करें कि इनका उपयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजन के लिए युक्त होता है, ये भी सही है। उनका महत्व तथ्य से प्रमाणित होता है कि कई मामलों में कर और प्रतिबंध आयातों के स्रोत पर निर्भर करते हैं, ये भी क्या है, सही है। तो इस तरह के ऑप्शन में बार बार कह रहा हूँ, उपयुक्त में से सभी लेना ज़्यादा सही उत्तर होता है। ठीक है, चलिए हम लोग 113 नंबर क्वेश्चन पे देख लेते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन करेंगे, शिशु मृत्यु दर के बारे में आपको कह रहा है कि इसमें आपको फाइंड करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। एक बार इंग्लिश में क्वेश्चन दिखा दूं, नहीं तो बच्चे परेशान होने लगेंगे, कहेंगे सर हिंदी में नहीं दिखा, इंग्लिश में नहीं दिखाया। चलिए इंग्लिश वाला क्वेश्चन एक बार आप पढ़ लीजिए। कह रहे हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, इट इज़ द probability of dying between birth and exactly 1 year of age expressed per the 10,000 live births। पहला स्टेटमेंट दिया है। दूसरा दिया है द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन द year 1950 was the 189.6। In the year 2019 the infant mortality rate is 30 as per the sample registration system जिसको SRS कहते हैं, बुलेटिन ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ जिसको RGI, द स्टेट विच विथ द हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट द ईयर 2019 वाज उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में था मोर्टेलिटी रेट, ये कह रहा है। चलिए क्वेश्चन को हिंदी में देख लेते हैं और हिंदी से ही आपको सॉल्व में करवा दे रहा हूँ। हिंदी में कह रहा है कि शिशु मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पे विचार करना है। ये शिशु मृत्यु दर जन्म से ठीक 1 वर्ष की बाद की आयु की मृत्यु की संभावना जो प्रति 10,000 पे नहीं 1,000 पे कैलकुलेट किया था। स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। पूछा है सही कथन कौन सा है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ आपका 1 है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी आपके पास केवल बचे ऑप्शन बी और सी। देखिए एलिमिनेशन मेथड कैसे अप्लाई करते हैं, तो बी और सी केवल बचे। वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.6 था। सपोज करिए हमको ये नहीं पता है, ठीक है, और ये क्या पूछा आपसे, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है ना। तो सपोज करिए कि हमको दूसरे स्टेटमेंट के बारे में कुछ हमको आइडिया नहीं है और हमारा पहला और चौथा क्या हो गया, गलत हो गया। अब तीसरे पे बात करते हैं। वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 थी, ये सही आंकड़ा था, मुझे पता है। उस समय आपको जब आपने 23 में एग्जाम दिया तो उस समय 19 का शिशु मृत्यु दर लगभग सबको पता रहता है, 30-32 ये रेट चलता रहता है, तो उस समय 30 था, तो ये सही होगा। तो पहला स्टेटमेंट
तो गलत है, तो पहला वाला सारा गलत कर दिए। अब तीसरा तो दूसरा में भी है, बी में भी है और सी में भी है, तो इससे कुछ फाइंड नहीं होता है। अब चलिए हम चौथा देख लेते हैं। चौथा से हम निकाल सकते हैं, रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया के सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के बुलेटिन के अनुसार उत्तर प्रदेश वर्ष 2019 में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर। उत्तर यूपी का नहीं था, क्योंकि आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं कि यूपी में उतनी सुविधाएं खराब नहीं है कि शिशु मृत्यु दर सबसे हाईएस्ट वाला राज्य यूपी हो जाएगा। उससे खराब स्टेट्स भी हैं जहाँ पर इसकी स्थिति खराब हो सकती है, जैसे कि खराब स्टेट नहीं कह रहा हूँ, मतलब कि जहाँ पर सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती, जैसे बिहार हो गया। तो ये कॉमन सेंस लगा के चौथा तो कभी होगा नहीं, तो चौथा काट दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा आपका सी वाला सही हो जाएगा। तो ये कॉमन सेंस वाला प्रश्न था, आप कॉमन सेंस लगा के ऐसे प्रश्नों को जवाब दे सकते हैं। 113 के बाद से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114 को देख लेते हैं। कह रहा है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज कंसेप्ट इज बेटर एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस विच इनेबल्स। उस पहले वाले प्रश्न से आपने क्या सीखा, आपको कम से कम मोर्टिलिटी रेट हो गया या फर्टिलिटी रेट हो गया, ये सब चीज़ें आपको थोड़ा बहुत आंकड़ा जो दिया जाता है इकोनॉमिक सर्वे बजट में आपको ध्यान रखना है। करे इंडिविजुअल्स ऑफ ए कंट्री टू एक्यूमुलेट्स moral capital, increasing the knowledge, increasing the skill levels, increasing the knowledge, skills and the capitalism of the people of country. Select the correct answer using the quotes given below. अब देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, ये भी देखिए 113 क्या था, एलिमिनेशन था। सब प्रश्न तो बनाने नहीं है, हो सकता है विदेशी मुद्रा वाला अब नहीं बना सकते थे, हो सकता है कि आप 112 उत्पत्ति ओरिजिन रॉल्स वाला नहीं बना सकते थे, लेकिन ये सारे प्रश्न जो दिए गए हैं ना, ये सारे आपके किस पे आधारित है, ये आपका सारा कॉमन सेंस पे आधारित है। देखिए कितना अच्छा से बनेगा ये। कह रहे किसी देश के व्यक्तियों द्वारा अधिक पूंजी संचय करना, इसमें से सही कथन का चयन करना है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में हम कुछ नहीं समझते। ज्ञान में वृद्धि करना, इसके बारे में कुछ नहीं जानते। कौशल स्तरों में बढ़ाना, देखिए स्किल्स बढ़ाएंगे तो हमारा क्या होगा, स्किल्स बढ़ाएंगे तो हमारा पूंजी निर्माण कैपिटलिज्म बढ़ेगा, आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। या फिर नॉलेज में वृद्धि होगा तब भी आपका कैपिटलिज्म बढ़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि देश के अब कहीं देख रहे हैं ऐसे देखिए चौथा ऑप्शन देखिए, देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तरों और क्षमताओं को बढ़ाना। अब ऐसा कहीं है ऑप्शन जहाँ पे ज्ञान वृद्धि वाले के साथ 4 नंबर ऑप्शन है, नहीं है। तो जब नहीं है तो इतना आपको एक सेट में मिल रहा है चीज़ें, तो आपको 4 ऐसा नहीं होगा कि 4 वाला होगा नहीं। अब रही बात 3 और 4 को लेने का, देखिए कितना अच्छा से बनता है प्रश्न। तो 3 में देखिए कौशल स्तरों में वृद्धि 3 में भी है, और सेम चीज़ कौशल स्तरों में वृद्धि किस में आपको 4 में भी है। तो अब एक चीज़ 2 जगह लेने से कोई फायदा नहीं, तो चौथा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, केवल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को डील किया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग 115 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी, ठीक है। तो इसके बारे में सवाल पूछा है, तो इसको आप स्टेटमेंट एक बार सारा पढ़ लीजिए। बैंक करप्सी के बारे में दिया है, आपको मैं समय दे रहा हूँ, या फिर स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। चलिए इसको हम सॉल्व थोड़ा सा कर लेते हैं। इसमें देखिएगा तो इसमें पूछा है कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, तो इसमें केवल आपका सी नंबर करेक्ट था, केवल चौथा कि भारतीय दिवाला और शोधन क्षमता बोर्ड दिवाला और शोधन अक्षमता कार्रवाई देखरेख में जिम्मेदार है, ठीक है। अब एक्चुअली क्या है कि नीरव मोदी या फिर विजय माल्या को देखे होंगे, दिवालिया को लेके बार बार, बैंक करप्सी को लेके बार बार ये न्यूज़ था, इसीलिए पूछा गया था। लेकिन इस प्रश्न को करने में काफ़ी कठिनाई आ गया, ऐसे प्रश्नों को स्किप करने में ही फायदा होता है। चलिए 116 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 116 नंबर प्रश्न, ये तो आसान सा प्रश्न है। कह रहा है कि औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया, 1956 में अपनाया गया था। अब देखिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब अपनाया गया था, 1948 में। ये सबको याद रखना पड़ेगा। न्यू इकोनॉमिक कह सकते हैं कि जिसमें कहते हैं नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब आई, 1991 में, 24 जुलाई 1991 किसके समय आई। ये सारी बेसिक्स है, ये सवाल आपके फैक्चुअल भी कुछ कुछ पूछे गए, तो ध्यान रखिए फैक्ट से बनने वाला क्वेश्चन था, आप बना सकते हैं, ठीक है। अब PLI स्कीम्स के बारे में पूछा, आप हिंदी थोड़ा सा PLI स्कीम वाला क्वेश्चन को देख लीजिएगा, मैं एक बार पढ़ के सुना दे रहा हूँ, लेकिन सॉल्व मैं इंग्लिश से करूँगा क्योंकि इंग्लिश आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। चलिए हम एक बार पढ़ के आपको हिंदी में सुना दे रहे हैं। कह रहे हैं कि उत्पादन प्रोत्साहन संबंध प्रोत्साहन PLI योजना के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है, उसमें से क्या छांटना है, आपका गलत कथन छांटना है। तो देखिए इसमें दिया योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मोबाइल फोन विनिर्माण निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों में बड़े निवेश और आकर्षित करने के उत्पादन जरूर पेशकश करता है। इस योजना में आवेदकों की 2 श्रेणियां निर्धारित की गई है। ये योजना पात्र कंपनियों को 6 वर्षों की अवधि के लिए भारत में निर्मित और लक्ष्य के वृद्धिशील की बिक्री पर लगभग 8% औसतन वृद्धि की बात करता है। PLI स्कीम के तहत किसको लैपटॉप, टैबलेट्स, ऑल इन वन PCs, सर्वर, अल्ट्रा स्मॉल फार्म फैक्टर, इसको अपना शामिल किया जाता है। अब इसको इंग्लिश में देखते हैं। इंग्लिश में इसको देखिए कितना आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है।
पूछा है क्या, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है ना। तो चलिए इसको थोड़ा छोटा करते हैं, इनकरेक्ट को हम लोग फाइंड कर लेते हैं। पीएलआई स्कीम्स के बारे में पढ़ना है। देखिए पीएलआई स्कीम बड़ा चर्चा में था और इसके बारे में थोड़ा बहुत आपके पास नॉलेज होगा ही। बस क्या नॉलेज है, पीएलआई स्कीम क्या था कि आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना, जिसमें कि आपको लैपटॉप्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हो गए, बस इतना आपको मानिए कि पता है, ठीक है। तो इसके आधार पर हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए हम लोग छाटते हैं। कह रहे कि द स्कीम्स ऑफर्स द प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव टू बूस्ट द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड अट्रैक्ट लार्ज इन्वेस्टमेंट इन मोबाइल फोन्स मैन्युफैक्चरिंग। मोबाइल फोन्स आ गया ना, कभी ये गलत हो ही नहीं सकता है, गलत पूछा है तो एक जहाँ जहाँ है ना सबको काट दीजिए, ठीक है। अब आते हैं अगला स्टेटमेंट, कह रहा है कि दूसरा कि द स्कीम्स हैज़ 2 कैटेगरीज। हमको नहीं पता है कि इसकी 2 कैटेगरी है कि 3 कैटेगरी, इसको छोड़ दीजिए, मत पढ़िए, ठीक है। डाटा दिख रहा है 8% बड़ा सा, इसको भी हम लोग नहीं पढ़ते हैं, तो ये गलत पूछा है। चौथा पढ़ लीजिए, द टारगेट्स सेगमेंट्स अंडर द पीएलआई सेल इंक्लूड्स लैपटॉप्स, टैबलेट्स, ऑल इन वन पीसी सर्वर्स एंड द अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर। तो आपको पता है इस तरह के, मैंने कहा था कि लैपटॉप्स पीसीस के लिए ये टारगेट करता है। तो चौथा जिसमें है वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि चौथा सही है, पहला भी सही है, तो चौथा वाला को काट दीजिए। तो बचा क्या, केवल आपके डी ऑप्शन ही करेक्ट बचा। तो 117 का क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा सीखिए, ठीक है। 117 आपने सॉल्व कर लिया। चलिए 118 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वामित्व स्कीम्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। हिंदी में पहले आपको पढ़ के सुना दो, उसके बाद इंग्लिश वाले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ठीक है। आपको पता है स्वामित्व स्कीम बड़ा चर्चा में था, और स्वामित्व स्कीम किससे रिलेटेड है, भूमि के सर्वेक्षण से रिलेटेड है, कि भूमि का मैपिंग किया जाएगा। तो कह रहे हैं कि यह खान मंत्रालय के दायरे के अंतर्गत एक केंद्रीय क्षेत्र है। खान मंत्रालय का भी हो सकता है इस तरह का, बिल्कुल नहीं। तो जिसमें गलत स्टेटमेंट कह रहा है ना, तो एक जिसमें नहीं है वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा ऑप्शन, क्योंकि गलत पूछा है। तो एक गलत है, तो बस बी और डी में ही कोई सही होगा। ये योजना जो है COARS नेटवर्क की, जियो, हमको कुछ नहीं पता है इसके बारे में, चलिए इसको हटा दीजिए, हम लोग इसको पढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है। CORS का मतलब क्रॉस ओरिजिन रिसोर्सेज, कुछ नहीं पता है, इसको भी हटाइए। यह योजना ड्रोन तकनीक का उपयोग करके भूमि के छोटे छोटे खंडों का नक्शा तैयार करके ग्रामीण बस्तियों के क्षेत्रों में संपत्ति का स्पष्ट स्वामित्व। देखिए ग्रामीण बस्ती में संपत्ति जो भूमि का है उसका सर्वेक्षण करना इसका काम था। चौथा भी सही है, तो गलत पूछा है तो चौथा वाला गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 118 का बी करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश वाले इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए थोड़ा सा, नहीं तो कहिएगा कि सर आपने नहीं दिखाया। तो इसमें सही स्टेटमेंट आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं। लिखा हुआ है कि इट इज़ द सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, गलत हो गया। द स्कीम्स इज रिफॉर्मेटिव स्टेप्स टुवार्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द क्लियर ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी इन रूरल इनहेबिटेटेड एरियाज बाई मैपिंग ऑफ लैंड पार्सल्स यूजिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी। ये भी क्या है, सही है, ये भी सही है। पहला तो गलत कह रहा है, तो आपको जिसमें 1 और 4 होगा वो ऐसे ही क्या हो जाएगा, आपका नहीं हो पाएगा। तो इसमें भी है, इसमें भी है, तो केवल क्या होगा, बी वाला क्या होगा। तो इसमें 118 का क्या होगा, गलत पूछा था, तो बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 118 का, ठीक है। चलिए 119 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 119 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे लायक नहीं है, ये एक पॉलिटी का क्वेश्चन है, फिर आर्टिकल 360 पूछा है। चलिए 120 पे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कुड पोटेंशियली कंट्रीब्यूट टू द स्टेगफ्लेशन इन द इंडियन इकोनॉमी। स्टेगफ्लेशन के बारे में पूछा है कि स्टेगफ्लेशन क्या होता है। तो चलिए दिया है कि हाई इन्फ्लेशनरी प्रेशर ड्यू टू इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, decline in industrial production and the sluggish in economic growth, decrease in aggregate demand and the consumer spending, ठीक है, appreciation of the domestic currency leading to reduction of export competitiveness, ठीक है। चलिए हिंदी में आपको इसको दिखा देता है कि क्या कह रहा है। ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था के मुद्रास्फीति जनित मंदी को में योगदान कर सकता है। इसमें योगदान की बातें कर रहा है कि मंदी में कौन योगदान कर सकता है, तो इसमें सही उत्तर छांटने के लिए कहा है आपको। तो 120 का कह रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव है, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती, मतलब कि एक तरफ क्या होता है, स्टैगफ्लेशन क्या हो, एक तरफ मार्केट में वस्तुएं भी नहीं रहेगी और दूसरी तरफ बिकेगी भी नहीं रहेगी। तो स्टैगफ्लेशन दोनों तरह की, यानी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों होता है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी, देखिए मांग भी कम हो जाएगा, उपभोक्ता खर्च भी कम हो जाएगा, तो ये भी सही है। दोनों चीज़ें साथ साथ चलती है। घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धा में कमी, तो सारे स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, 120 का डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डिस्क्राइब द ट्रेंड ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये फॉरेन FDI के बारे में कह रहा है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बार बार FDI चर्चा में रहता है, इसके बारे में
पूछा है कि इस कौन सा आपका इसमें स्टेटमेंट जो है यूजिंग द कोड्स बिलो तो सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट है। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट आपको पूछा है। चलिए हम लोग हिंदी में इसको एक बार देख लेते हैं, आप इंग्लिश में देख लिए। ये कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवृत्ति का वर्णन करता है। ठीक है, तो इसमें वर्णन करने की बात करें तो कह रहे हैं कि इसमें निजी क्षेत्र की कम भागीदारी होने के कारण एफडीआई कम होता है। बिल्कुल नहीं, महामारी से पहले इसमें स्तर में तुलना में वृद्धि हुई, ये भी नहीं होगा। टेलीकॉम सेक्टर में पूरी तरह से सुधार होने के कारण किसी वित्तीय वर्ष में बिना घटे इसमें तेजी से बढ़ोतरी। कमजोर वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण इसमें कमी आई है। बिल्कुल क्या होगा, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला प्रश्न तो डिलीट हो गया था, गया के जनसंख्या वाला, तो इसको हटा देते हैं। चलिए अब इस पे आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है एक 123 पे 123 तो हाँ 123 देखते हैं। केंद्र सरकार, देखिए ये स्कीम से और आपको टैक्सेशन से पूछा है। ये भी प्रश्न आपको अगर कॉमन सेंस है तो बनाइएगा, नहीं तो इसको स्किप करने वाला है। केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका इंग्लिश आपको मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा। करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स, उसके बारे में आपको करेक्ट छांटना है। तो द एक्सपेंडिचर इज ऑन द इंटरेस्ट पेमेंट्स। ठीक है, तो क्या होगा, ब्याज पर जो भुगतान किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है, हिंदी में पढ़िएगा तो ब्याज व्यय, ब्याज पर भुगतान, व्यय जो होता है ब्याज पर जो भुगतान होता है उसी को क्या कहा जाता है, गैर योजना का व्यय कहा जाता है। जब स्कीम्स पढ़िएगा ना, बजट पढ़िएगा तो उसमें बताया जाता है कि गैर योजना व्यय कौन सा है, बिना गैर योजना व्यय कौन सा है, उसमें सारी चीज़ें आपको क्लियर की जाती है। अगर ऐसे प्रश्न नहीं भी बनते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में लिखने में से कौन सा कथन सही नहीं है। ग्लोबलाइजेशन के बारे में पूछ रहा है कि कौन सही नहीं है। इसमें वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार का विस्तार किया गया, बिल्कुल सही है भाई। मैं बोला था ना कि सवाल पूछेगा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से, 1991 वाले से प्रश्न पूछ दिया ये 12 के एनसीईआरटी में। अब सब मैं बताऊंगा क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। अगला कह रहे हैं कि इसने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह को बढ़ा दिया, बिल्कुल सही है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़े थे क्योंकि बाहर से कंपनीज आई थी, तो ये भी प्रश्न बन सकता है। लोग कहते हैं प्रश्न बनता ही नहीं है, सब थोड़े बन जाएगा भाई, सब बनाने के लिए दिया ही नहीं है। अगर निर्यात में वृद्धि हुई, आयात में वृद्धि से अधिक हुई, निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक हुई, बिल्कुल नहीं, ये जो है उल्टा दिया है। निर्यात में वृद्धि जो है, एक्सपोर्ट जो था आयात में वृद्धि से अधिक हुई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। भारत में ही आयात ज़्यादा होने लगे जिसका इसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था, और इकोनॉमी हमारा थोड़ा सा ग्रोथ तो किया था लेकिन इसका निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला था, और जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज है उसको नुकसान हुआ था। अब संघ सरकार के नवीनतम विकास के बारे में आपको कहा है, ये बड़ा पुराना डाटा दिया तो ये बनाना पॉसिबल नहीं था। ये पुराना पूछा है कि कब कब का रेशियो मिला के पूछा है कि महामारी के वित्तीय वर्ष 21 में 2021 के दौरान संघ सरकार द्वारा राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पादन का 9.2% है। इसमें सही करना है स्टेटमेंट, ठीक है। तो बस एक यही वाला सही था, पहला वाला कि महामारी वित्तीय वर्ष 21 के दौरान ये ग्रोथ रेट जो था राजकोषीय घाटा फिजिकल डिफिसिट 9.2% था। वित्तीय वर्ष 2022 में राजकोषीय घाटा कम होकर कितना 7.7 हो गया। पिछले 2 वर्षों में राजस्व संग्रह कम हुआ है, कम नहीं बढ़ा था। देखिए इस कैसे बनेगा प्रश्न, ये या तो स्किप कर दीजिए, नहीं तो उसी से बनेगा जो लगातार एग्जाम्स देते हैं। मानिए कि हम लोग दिए हैं आपको 21 में एग्जाम दिए हैं, 22 में एग्जाम दिए हैं, 23 में एग्जाम दिए हैं और 24 में देने जा रहे हैं, तो हम लोग को पीछे का थोड़ा सा नॉलेज तो है कि उस समय क्या था, अभी क्या हो गया, ठीक है। तो वो उसी व्यक्ति को बनाना चाहिए। फ्रेशर स्टूडेंट को इस क्वेश्चन को स्किप कर देना चाहिए। तो 125 नंबर क्वेश्चन हो गया। इसके बाद से सारे आपके दूसरे सब्जेक्ट के प्रश्न हैं। तो इसमें अगर ओवरऑल मिला के बात करें तो इसमें कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे गए मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए एक तो आपको क्या पूछा है, इकोनॉमिक सर्वे बजट से पूछा गया, और केवल बिहार से नहीं, दोनों इंडिया और बिहार दोनों से पूछा गया। एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा चीज़ कोई एग्रीमेंट जो हो रहा है उससे सवाल पूछ रहा है, तो इसको भी फोकस करना है आपका। तीसरा चीज़ जो है आपको कि जो बिहार इंडिया के पॉलिसीज़ है, जैसे कि न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ हो गया, नई औद्योगिक नीति हो गया, या फिर आपको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हो गया, जैसे जिसको कहा जाता है नई आर्थिक नीति जो 1991 में आई थी। इस सबको थोड़ा सा ठीक से आपको पढ़ना है ना, कंसेप्ट क्लियर कर लेना। आरबीआई की जो बेसिक चीज़ें हैं आपको इसको ध्यान रखना है कि रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, स्टिगफ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, इन सबको थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको मोर्टेलिटी रेट, फर्टिलिटी रेट थोड़ा बहुत इसका कंपेयर करके आपको देख लेना है। इसके अलावा स्कीम्स पे आपको फोकस करना है। देखिए इसका एक अलग वीडियो मैं लाऊंगा, इसको आप एनालिसिस कर लिए, देख लिए, इसके आधार पे मैं आपको टॉपिक वाइज और आपके बुक या रिसोर्सेज कह सकते हैं, बुक तो पढ़ने का समय नहीं, रिसोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं और मैं आपको इसमें क्या क्या कर सकता हूँ, हो सकता है कि सब मैं ही कर दूँ आपके लिए। तो मैं इस पर आपको वीडियोस एक नेक्स्ट लाऊंगा, वो आपके वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। पहले इसको देखिए और इसको एनालिसिस करिए, और खुद आप क्या करिए ना, आपके होमवर्क ये है कि प्रश्न बने या नहीं बने, खुद का दिमाग ला के इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करिए। इस आपको पॉज करके मेरे बनाने से पहले आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, या फिर मेरे बनाने के बाद फिर से अपने आप से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिए, बहुत ही फायदा होगा। ठीक है, कैसा सेशन लगा सब लोग बताइएगा। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक
अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने में बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।